एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं मध्य प्रदेश का। तो दोस्तों हमारी मध्य प्रदेश की लेक्चर की इस सीरीज़ में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन या फिर फिजिकल डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश। इससे पहले दोस्तों हमने हमारे 4 लेक्चर लगभग हुए हैं मध्य प्रदेश के। उसमें हमने सामान्य परिचय देखा, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा मध्य प्रदेश का गठन व पुनर्गठन के बारे में देखा, ठीक है। तो एक एक चीज़ हमने डिटेल में समझी थी। यदि आपने वो वाले लेक्चर मेरे नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। इसके बाद आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन या फिर फिजिकल डिवीज़न, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैं इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले आपको बता दूं, ठीक है, कि सबसे पहले यदि आप ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले मध्य प्रदेश का जो पॉलिटिकल मैप होता है, ठीक है, और फिजिकल मैप होता है, ठीक है, वो निकाल कर बैठ जाइए, ठीक है, तथा उसे अच्छे से रीड कर लीजिए एक बार, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। तो यदि दोस्तों मध्य प्रदेश का हम भौगोलिक विभाजन करें, ठीक है, तो हम 3 प्रकार से इसको समझ सकते हैं। मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन, ठीक है। तो इसको हम दोस्तों 3 प्रकार से समझ सकते हैं। पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो पहला है मध्य उच्च भूमि, ठीक है, मध्य उच्च भूमि, ठीक है। मध्य उच्च भूमि के अंतर्गत दोस्तों हम समझ सकते हैं, पहला हो जाएगा इसके अंतर्गत मालवा का पठार, ठीक है। यदि हम दूसरे नंबर पर बात करें तो आ जाएगा मध्य भारत का पठार, ठीक है। तीसरे नंबर पर यदि दोस्तों हम बात करें तो आ जाएगा बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। चौथे नंबर पर यदि हम बात कर लें तो आ जाएगा रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार, ठीक है दोस्तों। 5वें नंबर पे यदि हम बात करें तो आ जाएगा नर्मदा सोन घाटी, ठीक है, नर्मदा सोन घाटी। अब मैं थोड़ी आपको मैप में बता देता हूँ, ठीक है, ये चीज़ें कहाँ पर हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं पूरा आपको कंप्लीट बता दूँ, उसके बाद मैं मैप पे चलता हूँ, ठीक है। दूसरा हम समझ सकते हैं सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत, ठीक है, जो हमारी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है इसको हम समझ सकते हैं, ठीक है, दूसरे डिवीज़न के तौर पर, ठीक है। इसके अलावा यदि हम तीसरी पर जाएँ दोस्तों, है ना, तो इसमें हम समझ सकते हैं पूर्वी पठार, है ना, पूर्वी पठार, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे बघेलखंड का पठार, ठीक है, बघेलखंड का पठार, ठीक है दोस्तों। इतने हम समझ सकते हैं। तो मैं सबसे पहले मैप में आपको बता दूं, तो इस प्रकार से जो हमारा मध्य प्रदेश का भौगोलिक स्वरूप है, भौगोलिक विभाजन है, उसे हम इतनी चीज़ें पढ़कर समझ सकते हैं, ठीक है। तो यदि हम पहले डिवीजन की बात करें मध्य उच्च भूमि, ठीक है, तो मध्य उच्च भूमि में दोस्तों देखिए ये वाला है मालवा का पठार, ठीक है, मैं लिखते जा रहा हूँ, ये आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वाला जो पूरा भाग है, यदि हम बात करें ये वाले भाग की, ठीक है, तो ये है मालवा का पठार, ठीक है। यदि हम मध्य प्रदेश के सबसे बड़े भूभाग की बात करें, ठीक है, भौतिक स्वरूप की, तो सबसे बड़ा भाग है मालवा का पठार, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा है मध्य भारत का पठार, है ना, ये मालवा हो गया, दूसरा है मध्य भारत। तो ये आप देख पा रहे होंगे ये वाला जो पूरा भाग है, ठीक है, ये है मध्य भारत का पठार, ठीक है, मध्य भारत, ठीक है, इसे बोलते हैं मध्य भारत का पठार। तीसरा है दोस्तों बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। तो बुंदेलखंड के यदि हम पठार की बात करें तो ये आपको यहाँ से दिख रहा है, ये, ठीक है, ये पूरा, तो इसे बोलते हैं बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। चौथा डिवीज़न दोस्तों हमने किया रीवा पन्ना का पठार। तो ये वाला आप जो पोर्शन देख रहे हैं, ठीक है, ये इसे बोलते हैं रीवा पन्ना, रीवा पन्ना का पठार, ठीक है। तो ये हो गया रीवा पन्ना का पठार। इसके बाद दोस्तों हमने अगला जो डिवीज़न किया वो है नर्मदा सोन घाटी, ठीक है। तो ये वाला आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये तो ये हो जाएगी नर्मदा सोन घाटी, ठीक है दोस्तों। इतनी चीज़ों को हम बोलते हैं मध्य उच्च भूमि, ठीक है। ये देखिए मैंने लिखा है मध्य उच्च भूमि के अंतर्गत हमें इतनी चीज़ें पढ़ना है, ठीक है। फिर दूसरा डिवीज़न है दोस्तों सतपुड़ा श्रेणी है हमारी है, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम मेकाल श्रेणी वगैरह भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे साउथ में बिल्कुल हमारे, तो यहाँ पर है सतपुड़ा श्रेणी, ठीक है। तो यहाँ पर हम सतपुड़ा का अध्ययन करेंगे। और तीसरा डिवीज़न है यहाँ पर पूर्वी पठार, ठीक है। पूर्वी पठार के अंतर्गत एक ही हमारा भाग आता है ये वाला, ठीक है, ये इसे बोलते हैं बघेलखंड, बघेलखंड का पठार, ठीक है। तो इतनी चीज़ें दोस्तों हमें अध्ययन करना है मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन के अंतर्गत या फिर फिजिकल डिवीज़न के अंतर्गत।
ठीक है, मैंने मैप में आपको बता दिया कौन सी जगह कहाँ पर है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, एक एक पॉइंट उठाएंगे। जैसे हम पहले उठाएंगे मालवा का पठार, फिर मध्य भारत, पहले हम इसको कवर करेंगे, उसके बाद यहाँ चलेंगे, फिर यहाँ पर चलेंगे। ठीक है, तो एक एक करके समझेंगे। अब इसके अंतर्गत दोस्तों हमको पढ़ना क्या क्या है तो मैं आपको बता दूँ। ठीक है, जैसे हम मालवा का पठार उठाएंगे, ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे, ठीक है, इसकी स्थिति देखेंगे, इसका क्षेत्रफल देखेंगे। ठीक है, यहाँ की जलवायु कैसी है, यहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी मिलती है, यहाँ पर खेती किस प्रकार की होती है, यहाँ पर वर्षा कितनी होती है, ठीक है, क्या खासियत है यहाँ की, तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आगे। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। तो दोस्तों पहला हमारा पॉइंट है मालवा का पठार। ठीक है, मालवा का पठार, इसके अंतर्गत दोस्तों हम एक एक पॉइंट उठाएंगे। ठीक है, और डिटेल में चर्चा करेंगे। तो पहला हमने पॉइंट उठाया मालवा का पठार। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले यदि मैं बता दूं, ये पूरा मालवा का पठार है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया एक बार और बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये पूरा हमारा मालवा का पठार है ना। ठीक है, तो ये पूरा हमारा मालवा का पठार है यदि मैं बताऊं आपको ये। ठीक है, तो यदि हम देखें दोस्तों सबसे बड़ा भूभाग है ना, सबसे बड़ा भूभाग मालवा का पठार ही है। ठीक है, लगभग 28% भाग कवर करता है। ठीक है, तो यदि हम बात करें पूरे मध्य प्रदेश की तो लगभग 28% भाग ये कवर करता है। ठीक है, और सबसे बड़ा भूभाग है, ये बात आपको याद रखना है, सबसे बड़ा भूभाग। तो दोस्तों अभी हमने जितना भी डिवीज़न किया ये, ठीक है, चाहे वो मध्य भारत का पठार हो, बुंदेलखंड का पठार हो, ठीक है, रीवा पन्ना का पठार हो, उन सब में सबसे बड़ा क्षेत्रफल या सबसे बड़ा भूभाग है मालवा का पठार। ठीक है, लगभग 28% एरिया कवर करता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अब दूसरी प्रमुख बात इसके अंतर्गत दोस्तों ये है, ठीक है, जब देखिए यदि आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं, इंडियन ज्योग्राफी के मेरे लेक्चर वहाँ पर पढ़े हुए हैं, तो उसमें हमने जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, इसको मैंने दोस्तों बहुत डिटेल में वहाँ पर समझाया है। ठीक है, एक एक चीज़ इसमें मैंने ये सब भी बताया। मालवा का पठार ये पूरा हमारा मध्य प्रदेश का काफ़ी क्षेत्र आता है। ठीक है, पूरे अपने डिटेल में चर्चा की है। ठीक है, तो ये मालवा का पठार भी हम देखें तो प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। ठीक है, तो यदि मैंने वहाँ पर भी बताया था, आप मेरे लेक्चर देख सकते हैं और यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो जो हमारे मालवा का पठार या फिर हमारी जो मध्य उच्च भूमि है, ठीक है, ये जो उत्तरी प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है, हमारे देखिए प्रायद्वीपीय पठार ये है, इस प्रकार से है। ठीक है, इस प्रकार से कुछ हमारा प्रायद्वीपीय पठार है ये, इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे ये शिलोंग का पठार है, यहाँ पे हमारे मध्य प्रदेश मालवा का पठार है, ये अरावली है यहाँ पर। ठीक है, ये पूरा साउथ वाला एरिया है। तो ये उत्तरी प्रायद्वीपीय पठार की यदि हम बात करें, जहाँ पे खासतौर पर हमारा मध्य प्रदेश है, तो इसका जो ढाल है दोस्तों, है ना, ढाल वो है उत्तर की ओर। ठीक है, आपने देखा होगा जो हमारे मध्य प्रदेश से जितनी भी नदियाँ निकलती हैं, ठीक है, चाहे वो चंबल हो, सोन हो, ठीक है, छिप्रा हो, बहुत सारी नदियाँ, इनका प्रवाह कहाँ पर है, उत्तर की ओर। जो उत्तर का विशाल मैदान है यहाँ पर, है ना, जहाँ पर उत्तर का विशाल मैदान है हमारे मध्य प्रदेश के उत्तर साइड, उत्तर प्रदेश वगैरह में, है ना, उत्तर का विशाल मैदान, तो वहाँ से निकलती है गंगा नदी। ठीक है, तो जितनी भी नदियाँ हमारे मध्य प्रदेश से निकलती हैं वो बहती हैं उत्तर साइड। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा मध्य उच्च भूमि या फिर उत्तरी प्रायद्वीपीय पठार है, खासतौर पर मध्य प्रदेश का भाग है, इसका स्लोप है उत्तर की ओर। यही कारण है कि यहाँ से निकलने वाली नदियाँ उत्तर की ओर बहती हैं। ठीक है दोस्तों, और यदि आपको डिटेल में जानना है तो आप मेरे ज्योग्राफी के लेक्चर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे बताने का आपको ये मतलब है कि जो स्लोप है, ठीक है, ठीक है, इसका जो स्लोप है वो किस ओर है, उत्तर की ओर। ठीक है, मतलब यहाँ से जो भी नदियाँ निकलेंगी वो उत्तर की ओर जाएंगी, तो ये बात आपको याद रखना है। अब यदि हम बात करें दोस्तों स्थिति की, ठीक है, इसकी अक्षांशीय स्थिति देख लें, क्योंकि यदि आप मेंस वगैरह में यदि लिखने आता है तो यदि आप अक्षांशीय स्थिति या फिर देशांतरीय स्थिति वगैरह दर्शाएंगे तो ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इसकी अक्षांशीय स्थिति है 20-17 से, ठीक है, 25-8। ठीक है, यह है उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश, ठीक है, और यदि हम बात करें 74-20 से 89-20, ठीक है, पूर्वी देशांतर, पूर्वी
देशांतर। ठीक है, देखिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ इसकी अक्षांशीय स्थिति, जो हमारा मालवा का पठार है इसकी अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति। ठीक है, तो 20-17 से, ठीक है, 25-8 इसकी उत्तरी अक्षांश की स्थिति है। ठीक है, और 74-20 से 89-20, ठीक है, इसकी पूर्वी देशांतरी की स्थिति है। यदि मतलब इसका ये है, ठीक है, कि ये वाला जो इसका पॉइंट है यदि हम यहाँ देखें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 20-17, ठीक है, और ये वाला यदि हम देखेंगे तो हो जाएगा 25-8, ठीक है, और यदि यहाँ ये वाला पॉइंट यदि आप देखेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 74-20, ठीक है, और ये वाला यदि आप पॉइंट देखेंगे तो ये हो जाएगा 89-20। ठीक है, तो ये अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो यदि दोस्तों मैं बात करूं, ठीक है, यहाँ इसका निर्माण कैसे हुआ मालवा के पठार का। ठीक है, तो दोस्तों जब हम प्रायद्वीपीय पठार पढ़ते हैं, ठीक है, खासतौर पर प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग देखते हैं, मध्य उच्च भूमि और महाराष्ट्र का पठार वगैरह भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका जो निर्माण हुआ है वो हुआ है ज्वालामुखी या फिर जो ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है ना, लावा, ठीक है, उससे हुआ है। ठीक है, तो देखिए जो हमारे मालवा का पठार है, ठीक है, ये दरारी उद्भेदन से निकलने वाले लावा से इसका निर्माण हुआ है। अब दरारी उद्भेदन क्या होता है? ठीक है, देखिए दोस्तों, जो हम आपको पता होगा, जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, अंदर से बहुत गर्म है और इसके अंदर लावा है। ठीक है, लावा के ऊपर हमारी जो प्लेट है वो तैर रही है। ठीक है, और जो ये लावा है अंदर का, ठीक है, वो किससे निकलता है? ज्वालामुखी के माध्यम से। ठीक है, ये ज्वालामुखी होता है। ठीक है, इस प्रकार से लावा निकलता है और फैलता है। तो लावा निकलने के भी दो कारण होते हैं, मतलब दो कंडीशन होती हैं। ठीक है, या तो वो ज्वालामुखी के थ्रू निकलता है, ठीक है, ज्वालामुखी के थ्रू निकलेगा, या फिर एक और, जैसे ये मान लीजिए ये पूरा लैंड है, ठीक है, यहाँ पे कोई, अब देखिए यहाँ पर लावा है, ठीक है, यहाँ पे यदि कोई दरार आ जाती है, ठीक है, ये दरार आ गई मान लीजिए, ठीक है, तो यहाँ से भी लावा निकल सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया ज्वालामुखी उद्गार, ठीक है, लावा का, और ये हो गया दरारी उद्गार। ठीक है, तो जो मालवा का पठार है इसका निर्माण हुआ है दरारी उद्गार से, मतलब जो दरारों से लावा निकला है बाहर, ठीक है, उसके द्वारा हमारे मालवे का पठार, जो मालवा का पठार इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो समझ गए? तो जो दरारों से निकलने वाला लावा है उसके द्वारा मालवा के पठार का निर्माण हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दरारी उद्भेदन, है ना, दरार से निकलने वाला लावा। ठीक है, तो दरार से निकलने वाला जो लावा होता है उससे मालवा का पठार का निर्माण हुआ है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो रही है बात? ठीक है दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे कि इसका निर्माण कैसे हुआ, तो मैंने आपको बता दिया दरारी उद्भेदन से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, एक और बार मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए, जब भी जहाँ भी बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है, तो एक बात आपको याद रखना है कि उस क्षेत्र का निर्माण लावा के द्वारा हुआ है। ठीक है, मतलब जब धरती से बाहर निकला लावा, ठीक है, तो वो दूर दूर तक फैला और उसने बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण किया। ठीक है, देखिए एक होता है ज्वालामुखी, ठीक है, इस प्रकार से ज्वालामुखी होता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ से ऐसा लावा निकलता है, दूर तक फैलता है। ठीक है, लावा निकलने का एक कारण होता है। ठीक है, मान लीजिए यहीं पे कोई दरार है, ठीक है, धरती फटी हुई है, ठीक है, और यहाँ से भी लावा बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो इसे बोला जाता है ज्वालामुखी उद्भेदन। ठीक है, ज्वालामुखी के से लावा निकला, दूर तक फैला। और एक होता है ये दरारी उद्भेदन। ठीक है, कि यहाँ पे कोई दरार थी, ठीक है, उससे बाहर लावा निकला और फैला। ठीक है, तो इसी दरारी उद्भेदन के कारण हमारे मालवा का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लावा निकला और चूँकि लावा बहुत गर्म था, ठीक है, पतला था, दूर दूर तक फैला, इस प्रकार से हमारे मालवा का निर्माण हुआ। तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, दरारी उद्भेदन के कारण मालवा का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब देखिए जहाँ भी दोस्तों, ठीक है, ये लावा के द्वारा वहाँ का निर्माण होगा, वहाँ पर बेसाल्ट चट्टानें पाई जाएंगी। ठीक है, बेसाल्ट चट्टानें। ठीक है, तो जहाँ भी बेसाल्ट चट्टानें पाई जाएँ तो आप समझ जाइए इस क्षेत्र का निर्माण लावा के द्वारा हुआ है। ठीक है, बेसाल्ट चट्टानें पाएंगे, और जहाँ भी बेसाल्ट चट्टानें पाई जाएंगी वो काली मिट्टी का क्षेत्र होगा। ठीक है, ठीक है, अब देखिए आप ये मध्य प्रदेश वाला मालवा का क्षेत्र देख लीजिए, इसके अलावा महाराष्ट्र का पूरा क्षेत्र देख लीजिए। ठीक है, जैसे हम दक्कन ट्रैप बोलते हैं। ठीक है, ये सारा क्षेत्र काली मिट्टी का क्षेत्र है। ठीक है, बेसाल्ट चट्टानों से बना है, दरारी उद्भेदन से बना हुआ है। तो ये विशेष तौर पर आपको याद रखना है। ठीक है, बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है, ठीक है, लावा के द्वारा इसका निर्माण हुआ है, और काली मिट्टी का क्षेत्र है। ठीक है, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें दोस्तों इसका निर्माण कब हुआ मालवा के पठार का, ठीक है, तो देखिए जब हिमालय का निर्माण हो रहा था, ठीक है, उसी टाइम पर ये लावा बाहर निकल रहा था और फैल रहा था। ठीक है, तो वो पीरियड कौन सा था? क्रिटेशियस।
है ना, क्रिटेशियस पीरियड। तो क्रिटेशियस पीरियड में, ठीक है, और इयोशीन युग था, जो इयोशीन युग के प्रारंभ में, ठीक है, क्रिटेशियस युग के पीरियड के अंत में, ठीक है। तो देखिए इसका यदि हम निर्माण की बात करें, जो क्रिटेशियस पीरियड था या फिर क्रिटेशियस युग था उसके अंत में, और इयोशीन युग था, ठीक है, उसके प्रारंभ में। ये कौन सा टाइम था दोस्तों? आपको पता होगा जब हमारी भारतीय प्लेट, ठीक है, यूरेशियन प्लेट से टकराई थी, उस टाइम जब हिमालय का निर्माण हो रहा था, ठीक है, उसी टाइम ये लावा के द्वारा इसका निर्माण हुआ हमारे मालवा का पठार का, ठीक है। तो क्रिटेशियस युग पीरियड के अंत में और जो इयोशीन युग था उसके प्रारंभ में इस क्षेत्र का निर्माण हुआ। तो ये आपको याद रखना है, खासतौर पर यदि मेंस की दृष्टि से आपको यदि लिखने को आ गया मालवा का पठार, तो ये सब आप लिख सकते हैं, है ना। तो इतनी चीज़ें हो गई। अब यदि हम बात करें दोस्तों यहाँ की मिट्टी की, तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर चूँकि बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं और बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय अपर्दन के द्वारा काली मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। अब मान लीजिए बेसाल्ट चट्टान है, ठीक है, इससे हवा टकरा रही है, ठीक है, इससे रेगुलर जल या फिर कोई नदी नदी यहाँ से निकल रही है, ठीक है, तो ये इसका अपक्षय अपर्दन करती है, मतलब इसके टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती हैं और एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है, तो ये होता है अपक्षय अपर्दन, ठीक है। तो इसके द्वारा होता है काली मिट्टी का निर्माण, ठीक है। तो काली मिट्टी को और क्या बोला जाता है? काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। काली मिट्टी को क्या बोलते हैं? रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं, ठीक है, रेगुर मिट्टी बोलते हैं, कपासी मिट्टी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ उसके नाम है काली मिट्टी के, रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी, ठीक है, काली मिट्टी। तो ये काली मिट्टी का क्षेत्र है मालवा का पठार, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अब यदि दोस्तों हम बात कर लें काली मिट्टी का क्षेत्र, तो यहाँ पर फसलें कौन कौन सी होंगी, ठीक है। ये दोस्तों सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है, आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। देखिए अब मैंने आपको बताया इसका निर्माण लावा के द्वारा हुआ है, ठीक है। जब लावा के द्वारा निर्माण होगा तो वहाँ कौन सी चट्टानें पाई जाएंगी? बेसाल्ट चट्टानें पाई जाएंगी, ठीक है। कोई भी चीज़ नहीं रखना, जब बेसाल्ट चट्टानें पाई जाएंगी तो कौन सी? काली मिट्टी का निर्माण होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे काली मिट्टी में कौन सी फसल होती हैं, तो जो काली मिट्टी में फसल होंगी वही तो मालवा के पठार में होंगी ना, तो वही अभी हम देख रहे हैं, ठीक है। तो यदि हम बात करें यहाँ पर फसल की, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों यदि हम फसल की बात करें, ठीक है, फसल, यदि हम यहाँ पे फसल की बात करें दोस्तों, ये तो पूर्वी मालवा और पश्चिमी मालवा दो प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। पूर्वी मालवा में यदि हम दोस्तों बात करें, ठीक है, तो आलू और सोयाबीन, है ना, आलू सोयाबीन, ठीक है। पूर्वी मालवा में आलू सोयाबीन, ठीक है, और यहाँ पे होती है कपास, गेहूँ और ज्वार, ठीक है। तो ये जो फसलें हैं यहाँ पर मालवा के पठार में, ठीक है, इसे हम दो प्रकार से समझ सकते हैं, ठीक है, पूर्वी मालवा और पश्चिमी मालवा, ठीक है, ठीक है। देखिए ये पूरा मालवा का पठार है हमारा, ठीक है। इसे यदि हम दो भागों में बांट दें तो ये हो गया पूर्वी मालवा, ये हो गया पश्चिमी मालवा, ठीक है। तो पूर्वी मालवा की यदि हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आलू सोयाबीन की फसल बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और पश्चिमी मालवा की यदि हम बात करें तो कपास, गेहूँ, ज्वार की फसल होती है, ठीक है। और एक बात याद रखना, ठीक है, जो काली मिट्टी है वो कपास के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है, इसी कारण इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। अब यदि हम दोस्तों बात कर लें जलवायु की, ठीक है, तो यदि हम यहाँ जलवायु की बात करें, ठीक है, तो यहाँ की जब जलवायु समशीतोष्ण जलवायु, समशीतोष्ण जलवायु। अब मैं इसे समझाता हूँ, ठीक है, समशीतोष्ण जलवायु। देखिए समशीतोष्ण जलवायु का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ये जो रीजन है मालवा वाला, खास तौर पर आप यदि रहे हों, ठीक है, भोपाल, माला या फिर इंदौर वगैरह में, तो यहाँ पर ना तो गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ना ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ये यहाँ की खासियत है, ठीक है। इसी कारण दोस्तों ठीक है, तो इसी कारण दोस्तों यहाँ पे चीनी यात्री आए थे, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आए थे यहाँ पे चीनी यात्री फाहियान। उन्होंने मालवा की जो जलवायु है, यहाँ की जलवायु को सबसे अच्छा बताया था। यही कारण है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, गर्मी में ना बहुत ज़्यादा गर्मी पाई जाती है, ठंड में ना बहुत ज़्यादा ठंड पाई जाती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें गर्मी में, ठीक है, तो गर्मी में यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर जाता है 40 से 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, गर्मी की बात करें। और यदि हम ठंड की बात करें, ठीक है, ठंड की यदि हम बात करें, फिर शीत ऋतु की हम बात करें, ठीक है,
ठंड की यदि हम बात करें तो यहाँ पे 10 से 12 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ठीक है, यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण जलवायु है, क्योंकि यहाँ ना बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ठंड में ना बहुत ज़्यादा गर्म पड़ती है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। और ये पॉइंट आप याद रख लीजिए दोस्तों कि जो चीनी यात्री थे, ठीक है, चीनी यात्री ने मालवा की जलवायु की विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु बोला है, ठीक है, विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु। मैं यहाँ पे इसलिए रफ नहीं कर रहा हूँ कि एक बार हम अच्छे से रिवीजन करेंगे दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, चीनी यात्री कौन थे? फाहियान। किसके टाइम पे आए थे? चंद्रगुप्त सेकंड। अब मुझे आप कमेंट करके बताइए चंद्रगुप्त सेकंड किस वंश के थे, ठीक है, आप कमेंट करके बताइए। तो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आए थे फाहियान, और वो जब उन्होंने मालवा का दौरा किया, फिर ये मालवा में आए तो इन्होंने विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु बोला। ये आप नोट डाल के लिख लीजिए, विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु, ठीक है, उन्होंने मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा था, ठीक है, ये विशेष तौर पर आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। अब यदि हम बात करें दोस्तों यहाँ की कुछ ऊंची चोटियाँ हैं, ठीक है, उसकी हम बात कर लेते हैं। मैं आधा मैप इसको रफ कर दे रहा हूँ, चूँकि हम मालवा का पठारी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आधा इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ ताकि एक बार हम अच्छे से रिवीजन भी कर लेंगे, ठीक है। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, आपको एक बात याद रखना है, ठीक है, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर रहेंगी, ठीक है। यदि आप एक बार पढ़ लिए और दोबारा आपने रिवीजन नहीं किया तो चीज़ें दिमाग से निकलते जाएंगी, है ना, तो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जलवायु हो गई। अब हम देख लेते हैं दोस्तों चोटियाँ, है ना, यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो यदि हम बात करें सबसे ऊंची चोटी की तो दोस्तों सिगार, सिगार पीने वाला सिगार नहीं है दोस्तों, है ना, सिगार चोटी की बात कर रहा हूँ। तो यदि हम बात करूँ यहाँ की सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी, यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई है 881 मीटर, ठीक है, 881 मीटर सिगार इसकी ऊंचाई है, ठीक है। फिर है जाना पाव, महू जाना पाव आपने सुना होगा, ठीक है, जाना पाव, ठीक है, इसकी ऊंचाई है दोस्तों 854 मीटर, ठीक है। सबकी आपको हाइट याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक है धजारी, बस जो सबसे ऊंची है सिगार उसको आप याद कर लीजिए, ठीक है, इसकी है 810 मीटर, ठीक है। तो ये इसकी सबसे ऊंची चोटी हैं तीन, एक है सिगार, एक है जाना पाव और एक है धजारी। सिगार की 881 ये आप याद कर लीजिए, इनकी याद नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई दोस्तों इसकी चोटी कुछ, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ की वर्षा की, ठीक है, यहाँ पे वर्षा कितनी होती है। तो वर्षा को भी दोस्तों हम पूर्वी मालवा और पश्चिमी मालवा के हिसाब से समझ सकते हैं। तो यदि हम पूर्वी मालवा की बात करें, ठीक है, तो पूर्वी मालवा में होती है लगभग 125 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ पे होती है 75 सेंटीमीटर। तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं 75 से लेकर 125 सेंटीमीटर तक मालवा में वर्षा होती है, समझ रहे हैं। पूर्वी मालवा में ज़्यादा वर्षा होती है, पश्चिमी में कम होती है, ठीक है। ये राजस्थान से लगा हुआ, आपको पता होगा राजस्थान में वैसे ही कम वर्षा होती है ना। तो इस प्रकार से आप समझते हैं 75 से 125 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वर्षा होती है, ठीक है। इसके अलावा और चलते हैं दोस्तों आगे कुछ पॉइंट। अब हम बात कर लें यहाँ की नदियों की दोस्तों, है ना। तो नदियाँ मुख्य नदियाँ यहीं पे हैं, ठीक है, जैसे चंबल हो गई, ठीक है। अब देखिए ये सब जो नदियाँ वगैरह है ये हम अलग से टॉपिक में भी पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट हम अभी मालवा में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं वो बता दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो चंबल हो गई, ठीक है, छिप्रा हो गई, चंबल हो गई, छिप्रा हो गई, काली सिंध हो गई, ठीक है, काली सिंध हो गई, है ना। इसके अलावा पार्वती हो गई, ठीक है, बेतवा हो गई। तो ये कुछ नदियां हैं दोस्तों जो यहाँ से निकलती हैं, ठीक है। चंबल, छिप्रा, काली सिंध, पार्वती, बेतवा, ये कुछ मालवा की पठार की प्रमुख नदियां हैं, ठीक है। और इनका मैक्सिमम सबका जो प्रवाह है किस ओर है? उत्तर की ओर। रीज़न क्या है दोस्तों? क्योंकि इसका स्लोप उत्तर की ओर है, ढाल इसका उत्तर की ओर है, ठीक है। उत्तरी प्रायद्वीपीय जो हमारा पठार है उसका स्लोप उत्तर की ओर है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अभी हो गई तो दोस्तों नदियों की बात हो गई, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे वन, है ना। तो यदि हम पूर्वी मालवा की बात करें तो यहाँ पे साल, सागौन, है ना, तेंदुपत्ता, ठीक है। पूर्वी मालवा में साल, सागौन, तेंदुपत्ता। तेंदुपत्ता क्या होता है दोस्तों? इससे बड़ी बीड़ी बनती है ना, बीड़ी पीते हैं गांव में लोग, तो ये तेंदुपत्ता वही है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? दमोह वाला रीजन होता है, हमारा एरिया है दमोह वगैरह, ठीक है। यहाँ पे तेंदुपत्ता सबसे ज़्यादा होता है, दमोह, जबलपुर, है ना। तो ये साल, सागौन, साल आपको पता होगा, सागौन पता होगा। सागौन से, साल से क्या बनता है? स्लीपर बनाए जाते हैं, रेलवे के स्लीपर वगैरह, है ना।
सागौन है, आपको पता ही होगा, दरवाजे वगैरह बहुत ज़्यादा बनवाए जाते हैं इससे, ठीक है। तो साल, सागौन, तेंदुपत्ता ये पूर्वी मालवा में होता है। इसके अलावा यदि पश्चिमी मालवा की बात करें तो ठीक है, यहाँ पे बहुत कम वन पाए जाते हैं, एक बात आपको याद रखना है, ठीक है। वन विहीन है, बहुत कम वन पाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैक्सिमम पूर्वी मालवा में पाए जाते हैं। तो साल, सागौन वगैरह यहाँ पे वन पाए जाते हैं। अब यदि हम बात कर लें दोस्तों यहाँ के प्रमुख शहरों वगैरह के बारे में, ठीक है, तो इंदौर, भोपाल, विदिशा, झाबुआ, धार, ये कुछ प्रमुख शहर है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। इंदौर, भोपाल, विदिशा, धार, झाबुआ, उज्जैन, बहुत सारे शहर हैं दोस्तों। देखिए आपको ये शहर याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शहर देखिए है ना। ऐसा भी हो सकता है कि एक शहर दो रीजन में हो, कोई मालवा के पठार में भी है और मध्य भारत के पठार में भी है, कोई मालवा में भी है और बुंदेलखंड में भी। तो ये शहर याद करने की ज़रूरत नहीं है, मुख्य मुख्य शहर आप याद कर सकते हैं, जैसे इंदौर वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये शहर याद करने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत आपको नहीं है। तो ये दोस्तों कुछ मुख्य मुख्य बातें थी हमारी मालवा के पठार के बारे में, ठीक है। जो मुख्य मुख्य चीज़ें पढ़ने वाली थी वो सारी हमने यहाँ पर कवर कर ली हैं, ठीक है, ठीक है। और ये लगभग 28% भाग कवर करते हैं, मतलब मैंने आपको बता दी। तो एक बार दोस्तों हम रिवीजन करते हैं मालवा के पठार का। लगभग सारी चीज़ें जो बताने वाली थी इसके अंतर्गत वो हमने बता ली हैं, ठीक है। अब कुछ चीज़ें जो है, जैसे अब नदियाँ, इसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे नदियों के चैप्टर में, ठीक है। यहाँ पे कुछ उद्योग धंधे मालवा के पठार के अंतर्गत, वो हम उद्योग धंधे अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। और भी यहाँ पे कुछ जो यहाँ पे उद्योग वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिटेल में बाद में चर्चा में करेंगे। मुख्यतः यहाँ पे यही बताने वाली चीज़ें थी। तो एक बार हम रिविज़न करते हैं, इसके बाद क्लास को ख़त्म करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने जो मध्य प्रदेश का फिजिकल डिवीज़न पढ़ा, उसके अंतर्गत पहला हमारा मालवा का पठार था, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ये सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, लगभग 28% एरिया कवर करता है। इसका मैं आपको क्षेत्रफल भी बता देता हूँ दोस्तों, ठीक है। 88,222 यहाँ लिख दे रहा हूँ, 88,222 वर्ग किलोमीटर ये इसका एरिया है ना, एरिया है। आपको याद करना हो कर सकते हैं, नहीं करना हो नहीं करिए, कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की, मैं बोल रहा हूँ मत करिए याद, ठीक है। 88,222 जिसको याद करना हो कर ले, नहीं करना हो नहीं करे, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे मालवा के पठार की। मैंने आपको बताया सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र, लगभग 28% एरिया कवर करता है, ठीक है। इसके बाद यदि मैंने आपको बताया इसका स्लोप, ठीक है, उत्तर की ओर है। यही कारण है कि सारी नदियाँ गंगा या यमुना में मिलती हैं, ठीक है। जाके सोन हो गई, चंबल हो गई, सारी नदियाँ उत्तर की ओर बहती हैं, ठीक है दोस्तों। हमने इसके अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति देखी, ठीक है दोस्तों। 20-17 से 25-8, 74-20 से 89-20, ठीक है दोस्तों। जिसको याद करना हो कर सकता है। जो खासतौर पर PSC मेंस वाले हैं वो थोड़ा ध्यान में रख लें तो अच्छा है, क्योंकि मालवा का पठार जैसे लिखने को आ गया तो यदि आप ये चीज़ें लिखते हैं तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट डालेंगी, है ना। तो आपको याद करना तो कर सकते हैं मेंस वाले, ठीक है। इसके अलावा जो MPSI और जो व्यापम वाले हैं उनको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया जो मालवा के पठार का निर्माण हुआ है वो दरारी उद्भेदन या फिर दरारों से जो लावा निकला और दूर दूर तक फैला, ठीक है, उसके कारण हमारे मालवा का पठार है उसका निर्माण हुआ है, ठीक है। तो दरारी उद्भेदन से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है, मैंने आपको बताया जहाँ भी लावा से निर्माण होगा वहाँ बेसाल्ट चट्टानें पाई जाएंगी और काली मिट्टी का क्षेत्र होगा। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है ना, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है। इसका निर्माण की बात करूँ तो दोस्तों, जब हमारी भारतीय प्लेट, ठीक है, किससे टकराई, यूरेशियन प्लेट से टकराई, ठीक है। और हिमालय का जब निर्माण हो रहा था तो उसी टाइम पे क्रिटेशियस पीरियड के अंत में और इयोशीन युग के प्रारंभ में। अब ये चीज़ें क्या हैं, क्रिटेशियस और इयोशीन, ठीक है। अभी मैंने ज्योग्राफी में वहाँ पढ़ाया नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं पढ़ाऊँगा वहाँ पर, तो ये आप लेक्चर बाद में देख सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइम इसका निर्माण हुआ, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा काली मिट्टी को क्या बोला जाता है, रेगोर मिट्टी या फिर कपासी मिट्टी भी बोला जाता है। कपास के लिए बहुत ही अच्छी मिट्टी मानी जाती है, ठीक है दोस्तों। और ये काली मिट्टी का डिटेल में हम चर्चा करेंगे, मिट्टियों के बारे में अध्ययन करेंगे कि काली मिट्टी की क्या क्या खासियत होती हैं, ठीक है। हम बात करें फसल की दोस्तों, तो इसको हम दो प्रकार से समझ सकते हैं, पूर्वी मालवा में और पश्चिमी मालवा में। पूर्वी में होती है आलू की और सोयाबीन की, ठीक है। आपको पता होगा हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन होता है, लगभग 60 से 70% सोयाबीन का प्रोडक्शन अकेले मध्य प्रदेश करता है ना। इसी कारण से मध्य प्रदेश को सोया स्टेट बोलता है। जब मैंने मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय आपको पढ़ाया था तो बताया था, है ना, सोयाबीन सबसे ज़्यादा होता है मध्य प्रदेश में। इसके अलावा पश्चिमी मालवा में कपास, गेहूँ, ज्वार, 3 फसलें होती हैं, ठीक है। तो आप ज़रूरी नहीं है पूर्वी पश्चिमी के हिसाब से याद रखें, लेकिन मैंने आपको बता दिया, अब आपकी मर्जी है कैसे आपको याद रखना है, ठीक है। जलवायु की यदि बात करूँ तो समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। इसका मतलब क्या है समशीतोष्ण का, गर्मी में ना बहुत ज़्यादा गर्मी,
ठंड में ना बहुत ज़्यादा ठंड, ठीक है, इस प्रकार का। आप यदि उत्तर साइड देखेंगे, चंबल वाले भाग में या वंदे भारत के पठार में देखेंगे तो यहाँ पे गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है। इसलिए मालवा के का जो मौसम है अच्छा बोला जाता है, ठीक है। और फाहियान ने भी इसको बहुत ज़्यादा प्रशंसा की थी, ठीक है, दुनिया की सबसे अच्छा जलवायु बताया था, ठीक है, यही कारण है। तो गर्मी में यहाँ पे 40 से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, ठीक है, और ठंड के टाइम पे 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, ठीक है। हम चोटियों की यदि बात करें तो सिगार चोटी यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, लगभग 881 मीटर ऊंचाई है। जाना पाव और धजारी, वैसे ये जाना पाव धजारी आप याद रखिए, इनकी हाइट याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, किसी को याद रखना है तो रख सकता है। वर्षा की बात करें तो 75 से 125 सेंटीमीटर, यदि हम पूर्वी मालवा की बात करें तो लगभग 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और पश्चिमी मालवा में लगभग 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। नदियों की बात करें तो चंबल, छिप्रा, काली सिंध, पार्वती, बेतवा, ठीक है, इस एरिया में बहती है। इसके अलावा हम नदियों को डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे। शहरों की बात करें तो इंदौर, भोपाल, विदिशा, धार, झाबुआ, उज्जैन, बहुत सारे शहर हैं, ठीक है, शहर को भी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जस्ट आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से शहर हैं इसमें। वनों की बात करें तो दोस्तों साल, सागौन, है ना, यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण चीज़ें थी मालवा के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। लगभग सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कवर कर ली, ठीक है। अब इस एरिया में दोस्तों और भी चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए उद्योग धंधे कौन से हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी यहाँ पे उद्योग धंधे कौन से हैं, ठीक है, यहाँ पे जो सेंचुरी वगैरह हैं कौन सी हैं, तो ये सब हम बाद में जब पढ़ेंगे। जैसे अभी हम नदियों की भी चर्चा करेंगे, डिटेल में करेंगे। उद्योग धंधे यहाँ पर कौन से हैं वो चर्चा करेंगे। यहाँ पे कौन से नृत्य फेमस हैं, ठीक है, कौन क्या फेमस है, तो ये हम अलग अलग चैप्टर में भी कवर करेंगे चीज़ें, ठीक है। तो जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो सारी मैंने यहाँ पर कवर कर दी हैं, ठीक है। इसके अलावा और जब हम अलग चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।